बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक मीडिया और एक हमारे पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। अब सबसे पहले देखते हैं मीडिया किसे कहते हैं। मीडिया हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब वो मोड्स या वो मीन्स क्या होते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, हमारे पास सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे हमारे पास मीन्स या मोड्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के साथ। तो अगर हम सिंपल कहें मीडिया क्या है, मीडिया हमारे पास वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और उसमें जो सोर्सेज होते हैं उनमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। मीडिया तो हमने देख लिया कि हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या होगा कि जब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल स्केल के ऊपर वो अपना आइडिया शेयर कर रही है या अपना कल्चर शेयर कर रही है या अपने थॉट्स को शेयर कर रही है, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। या हम सिंपल कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ऐसा प्रोसेस है, वेरियस कल्चर्स आ जाते हैं, या ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसी इकोनॉमीज़ आ जाती हैं जो आपस में ग्लोबल नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं, उसके अलावा कम्युनिकेशन करती हैं। और वो कम्युनिकेशन वो ऑल एस्पेक्ट से करती हैं जिनमें वो अपने कल्चर होते हैं, उनके आइडियाज़ और उनके थाट्स होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और जिसमें जब हम अपना आइडिया शेयर करते हैं, अपने कल्चर्स एक्सचेंज करते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स होते हैं। और उसमें हम जो मीडिया यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये जो मीडिया होते हैं हमारे पास, ये सोर्सेज होते हैं जो कि इंटरनेशनल ग्राउंड के ऊपर हमारे पास हमारे आइडियाज़ को, हमारे कल्चर्स को शेयर करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़, अपने कल्चर शेयर कर रहे होते हो। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री देखें ग्लोबलाइजेशन की, तो ये है कि 1990 से पहले हमारे पास मीडिया नेशनल लेवल पे था, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होती गई तो हम देखते हैं कि पॉपुलेशन भी जो हमारे पास ज़्यादा, लोग ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो मीडिया जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो टेक्नोलॉजीज़ आती गई उनमें सबसे पहले था रेडियो, जिसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हमारे तक कोई इन्फॉर्मेशन आती थी। फिर हमारे पास सैटेलाइट चैनल्स आ जाते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई हमारे पास न्यूज़ है किसी कंट्री की, तो उसकी हमें पता चल जाती थी, जिससे हमारे पास ग्लोबलाइजेशन एडवांस हो गई है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। अगर हम देखें, हमारा पाकिस्तान का जो हमारा नेशनल गेम है वो हॉकी है, लेकिन फ़ुटबॉल मैचेस जब जो कि नेशनल गेम नहीं है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल पे किसी दूसरी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ खेला जाता है, तो इसकी न्यूज़ हमें मिलती है क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं टीवी के ऊपर। या किसी हम चाइना की बात करें या कहीं भी हमारे पास कोई भी चीज़ हमें किसी कंट्री के बारे में मिलती है कि उन्होंने कोई चीज़ डेवलप की है, या कोई भी किसी भी सोसाइटी में या सोशल जितनी भी हमारे पास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी न्यूज़। तो जैसे हम अगर कोविड की बात करें कि चाइना में सबसे पहले हमारे पास कोविड फैला था, तो इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, तो वो हमें जो है वो ग्लोबल होती हैं, इस वजह से हमें मिल जाती हैं। तो मीडिया हेल्प करता है कि ग्लोबलाइजेशन को एडवांस करने में और हमें न्यूज़ प्रोवाइड करने में। उसके बाद आता है अब मीडिया ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। मीडिया ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज़ द टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन्स कि कोई भी हमारे पास हमारा कोई थाट है, हम कोई आइडिया है ऑफ बिज़नेस का, टेक्नोलॉजी का या किसी भी फ़िलासफ़ी का, हम पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और जो हम स्प्रेड करते हुए जो हमारे वर्ल्ड के अंदर, या हम ये बात करते हैं हर एक इकॉनमी होती है, तो वो जो इकॉनमी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों से मिलके, ग्रुप से मिलके बनी होती है, जिसको हम ग्लोबल इकॉनमी कहते हैं। और जिसको सम टाइम हम ग्लोबलिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे आपस में इंटरनेट को इंटर कनेक्टेड होते हैं, और फिर वो नेशनल लेवल के ऊपर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल आती है जैसे मैकडॉनल्ड्स हमारे पास रेस्टोरेंट है जो कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी है और लोकल लेवल पे भी है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। मतलब इसको लोकल लेवल पे भी हम, इसका फूड बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसका अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें वहाँ पे भी इसका बहुत मशहूर है। अब हमारे पास प्रोपोनेंट्स एंड अपोनेंट्स क्या होते हैं।
अपोनेंट्स नाम से ज़ाहिर है जो कि किसी चीज़ के अपोजिट होंगे, ठीक है, और प्रोपोनेंट्स वो होंगे जो उसी चीज़ को या किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब हमारे पास जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जब ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होती है तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो ज़्यादा डेवलप करती है हर फील्ड के अंदर। हम इंडस्ट्री की बात करें, हम ट्रेड की बात करें, हम इकॉनमी की बात करें। अब अपोनेंट्स क्या कहते हैं? अपोनेंट्स कहते हैं जब हमारी ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा होती है तो हमारी कंट्री की जो नेशन है वो वेल्थियर होती है, वो ज़्यादा ग्रोथ करती है। जो पुअर लोग होते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो भी ज़्यादा हमारी रिच होने की तरफ जाते हैं। उसके बाद आता है कि ग्लोबलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की इम्पॉर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंट है कंपनीज़ के लिहाज से। डिफरेंट कंपनीज़ आपस में, हमारे पास अगर कोई पाकिस्तान में कंपनी है, कोई चाइना में है, वो आपस में अपने कल्चर को, अपने आइडियाज़ को शेयर करके वो चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा के यहाँ से हम हमारे मुल्क से चीज़ें बाई जा रही हैं और वहाँ से हम उनको क्या कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रेड का भी जो है वो इसमें हो रहा है। टूरिज़्म हम अपने कंट्री के अंदर अवेलेबल कर रहे हैं, हम अपने कल्चर्स बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इंक्रीज़ कौन कर रही है? इंटरनेट कर रहा है, हमारे पास मीडिया कर रहा है कि मीडिया के थ्रू हमारे पास ये काम हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब चाइना है वो, ठीक है, वो चाइना के अंदर अब क्या करता है, वो यूएस को प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो वो यूएस को जब प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो चाइना जो है वो इजीली अपने प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सकता है, यूएस को सेल कर रहा है। तो ये हमारे पास ग्लोबलाइजेशन हमें अलाउ करती है कि हम अपने जो गुड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के अंदर सोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अब ग्लोबलाइजेशन के क्या आपकी सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट पड़ते हैं, तो उनमें हमारे पास पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट में क्या है? सबसे पहले गिव एक्सेस टू अ लार्जर मार्केट। हम अपनी कंपनी को ज़्यादा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिफरेंट ममालिक के लोग हैं वो हमारी कंट्री में आएँ और प्रोडक्ट जो हैं वो उनको ख़रीदें, ठीक है। या हम भी किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अगर चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट जो है वहाँ पर बेचें, ठीक है, हम अपनी सेल्स को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम क्या हो सकता है, जब दूसरी कंट्री खरीदेगी हमारी सेल ज़्यादा होगी तो हम अपनी मार्केट को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा आता है प्रोवाइड चीपर गुड्स ऑफ कंज्यूमर। अब वो कंज्यूमर जो कि नहीं, जिनकी मतलब जो पुअर हैं, जो नहीं खरीद सकते, तो हम उन प्रोडक्ट्स की जो है वो इतनी प्रोडक्शन कर देंगे कि कंज्यूमर उनको खरीद सके, इतना उनके लिए एक्सपेंसिव ना हो। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन वेट्स कंट्रीज डू व्हाट दे डू बेस्ट। अब एक कंट्री है फॉर एग्जांपल चाइना और एक कंपनी है यूएस। अब जो चाइना है उसने जो है चीप स्टील ख़रीदना है और वो ख़रीदने के लिए वो किसी दूसरी कंट्री के पास जाती है क्योंकि उसके पास अपना स्टील नहीं है। तो वो देखेगी कि उसने क्या एफर्ट्स लगा के उसने उस चीज़ को बनाया और फिर वो अपने जो है वो इम्पोर्ट करेगी। यानी हमारे पास इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। इम्पोर्ट ये होता है कि हम खुद करते हैं और एक्सपोर्ट ये होता है कि हम दूसरी कंट्रियों जब हमसे चीज़ें लेके जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोर्ट देम टू द कंट्री एंड इम्पोर्ट चीप स्टील फ्राम, और वहाँ से वो चीज़ों को इम्पोर्ट करेंगे। उसके बाद आता है लीड टू बेटर इकानमी। अब हमारी इकानमी बेटर कैसे बन सकती है कि अगर हम क्या करते हैं, मल्टी नेशनल नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरह के हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो कंज्यूमर बेस्ड इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड जॉब। अच्छा, वो लोग जिन्हें पाकिस्तान में अगर अच्छा काम नहीं मिल रहा वो जाके बाहर किसी कंट्री में जाके काम करती हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ज़्यादा जो है वो हमारी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। और इसके अलावा अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो अगर हम कोई बाहर फॉरेन कंट्री जैसे चाइना अगर हमारी कंट्री के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता है तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा। या हम उनकी किसी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारी इकॉनमी को बेटर करता है। उसके बाद आता है प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारी कंपनी हमारे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई इशू है, जैसे हम देखते हैं पॉपुलेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, या हम कोई क्लाइमेट कोई हमारा वेदर है, ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई है, तो इस तरह का कोई भी मतलब जो सोशल इशू है उसको अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम सारे एक अपना गोल बना लेते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हम उस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम दूसरी कंट्रियों में भी अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उनकी ट्रेडिंग करते हैं, जिससे हमारी कंट्री के अंदर जो है वो पीस प्रमोट होती है और यूनिटी प्रमोट होती है।
उसके बाद आता है इनोवेशन। इनोवेशन में आता है हम न्यू चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, न्यू चीज़ों का आइडिया देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं। फिर आता है बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी, कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं जो कि जिनका आपस में कंपिटिटिव होते हैं और वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी के होते हैं। अब हमारी ग्लोबलाइजेशन पे नेगेटिव अफेक्ट क्या है? सबसे पहले आता है काजेज इन्वायरमेंटल डैमेज। अब क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है। जब नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर दी जाएंगी तो उन नेचुरल रिसोर्स का हमारी इन्वायरमेंट में कमी होगी, जिससे हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इम्फेक्ट हमारा जो है उसके ऊपर पड़ेगा। उसके बाद आता है काजेज फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेस, के हम एक बात करते हैं कि एक यूएस है और एक चाइना है। चाइना से वो कोई प्रोडक्ट लेके आता है और यूएस अगर उस चीज़ की कीमत कम कर देता है तो इससे क्या होता है, यूएस को नुकसान होता है। तो इस तरह हमारी जो प्राइजेज़ हैं उनमें क्या होती है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। जॉब इनसिक्योरिटी आती है। अगर हम देखते हैं हमारे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल कोई ऐसे हमारे पास हैं जो लेबर्स हैं जिनकी वेजेस कम मिल रही है और वो जॉब छोड़ के जो है कहीं इंडिया में चले जाते हैं या चाइना में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाकर उनको वेजेस कम मिल रही हैं, तो उनको क्या होती है, एक जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज में हमारे रिच और पुअर पीपल में गैप प्रोवाइड हो गया, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम नेचुरल प्रोडक्शन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक या जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो हमारी लो होती जा रही है, क्योंकि हम क्या करें, खुद से कोई न्यू चीज़ें बना रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें बना रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन का यूज़ ही नहीं कर रहे, और अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रही है। फिर वेस्टर्नाइजेशन है, हम वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम जैसे वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं वैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम उस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के देखने की वजह से हम हर कंट्री के अंदर हर चीज़ को देख रहे हैं, तो हम उसको अपने साथ भी फॉलो कर रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन आ जाता है, मतलब जो हमारे पास लोग जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनकी परसेंटेज, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जितने भी रूरल एरिया से लोग हैं वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। अब मीडिया कैसे कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल हमारा जो एक कल्चर है, ठीक है, उसके का हमारी कल्चर का क्या मीडिया कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, तो वो दो तरीके से होता है। एक तो मीडिया क्या करेगा, हमारे कल्चरल प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर लेके जाएगा। दूसरा ये काम करेगा कि हमारा जो कम्युनिकेटिव नेटवर्क है उनके साथ, दूसरी कंट्रियों के साथ वो ज़्यादा बनेगा। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने देखी थी मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल, कि वो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे है और वो हमारे कल्चर के अंदर यानी फूड कंजप्शन का एक कल्चर के अंदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे कि जब डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे यूएस की बात कर लेते हैं, कि वो देखती है कि जापान के अंदर जो है वो हमारे पास किस तरह वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यूएस देखेगी कि क्या क्या चीज़ें हैं कि वो उसको डेवलप बना रही है, तो हम उससे तब तक नहीं कर सकते जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो यूएस पहले जापान से कम्युनिकेट करेगी, उसकी फ्रेंड बनेगी, तो तभी उसको उसकी कंट्री का पता चलेगा कि उनके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, वो अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मुझे भी वही फॉलो करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंट्री जो होती है उसके अपने कल्चर होते हैं, अपनी लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करना किसी दूसरी कंट्री से, जो उसके कल्चर को देखना, उसके साथ अपना आइडिया शेयर करना जो होता है और उसके साथ मिल के काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं रेडियो की। अब रेडियो हमारे पास ऐसा मीडिया जो कि ग्लोबल लेवल पे है। जब हमारे पास मैस कम्युनिकेशन नहीं थी, यानी हमारे पास इंटरनेट नहीं था, तो हमारे पास एफएम जो रेडियोज़ हैं, एफएम चैनल्स होते थे, लोग उनके ऊपर न्यूज़ सुनते थे। अभी भी हमारे पास जो ऐसे एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पे जो पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट, वो क्या करें, रेडियो का यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेडियो का यूज़ अभी भी नहीं है, रेडियो का यूज़ ग्लोबल लेवल पे है, और ये हमारे पास ग्लोबल मीडिया या मीडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट देखा है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, कि होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।